थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो एब्डोमिनल कैविटी है ये हमारे स्टमच में होती है, और ये जो है स्क्रोटम है, वृषण कोश है, ये नीचे की ओर होता है। आप समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि मैं फाइनली क्या बोल रहा हूँ या क्या बोलने की मैं फाइनली कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करिएगा कि ये जो यहाँ पर आखिर कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि ये टेस्टिस साला यहाँ से यहाँ क्यों आ गया, आखिर वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे क्यों आ गया। सबसे बड़ा रहस्य तो यही बन गया था। लेकिन मैंने आपको बताया था इसके नीचे आने का कारण क्या है, टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पर और हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म को बढ़ने के लिए कम से कम उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। और भाई जो एब्डोमिनल कैविटी में है तो वहाँ तो टेम्परेचर मिलेगा नहीं ना यार, वहाँ टेम्परेचर कैसे मिलेगा, वहाँ हाई टेम्परेचर है। और मैं बता दूं एक हाई टेम्परेचर में कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बनेगा। आप बिलीव करके देख लीजिएगा। अगर आपको स्पर्म बनाना ही है तो उसको उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा जितनी उसकी रिक्वायर है। उसकी रिक्वायर कितनी है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आप दे रहे हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए आप कैसे बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं होगा ना यार स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए सिंपल सीधी सीधी बातें बोला है कि भाई वो कंडीशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसी वजह से हमारा टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी में ना रहकर वो नीचे आ गया है। मजे की तो बात ये रही है यहाँ पर कि ये टेस्टिज जो है स्पर्मेटिड कार्ड पर लटका हुआ है। ये स्पर्मेटिड कार्ड की वजह से यहाँ लटका हुआ है, और इस पर एक पेशी आप धागे नुमा देख रहे हैं संरचना, वो कहीं ना कहीं क्रीमेस्टर पेशी है माय डियर। और जो ओरे देख रहे हैं इसके ऊपर इस तरीके से ये हमारे डार्डोस मसल्स है। ये दोनों मसल्स ही टेम्परेचर को डाउन करने में अपनी पूरी जान लगा देती है। और ये हमारा फाइनली जो आप यहाँ पर छोटा सा गोलू देख रहे हैं टेस्टिज है, यहाँ टीफा टेस्टिज है, और ये जो लटका हुआ है ये भी मसल्स है, गुबरेलिनट की है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये टेस्टी दो होते हैं। जो हमारे अंदर टेस्टी होता है, वृषण होता है, दो होता है। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। लेफ्ट मतलब लार्ज, राइट मतलब स्मॉल। जो हमारे दाहिने तरफ होता है वो छोटा होता है, जो हमारे बाईं तरफ होता है वो हम बड़ा होता है थोड़ा सा। यहाँ मैं लिख दिया हूँ। और तो और ये साइज के साथ साथ में इसके आकार की भी रचना ओवल आकार होता है, अंडाकार के आकार होता है, ओवल संरचना होती है। और मैंने इसमें बताया था कि इसकी उत्पत्ति टेस्टिस, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती माय डियर, मीजोडर्मल में होती है। आपने पढ़ा होगा एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोमियर, ये जो परतें, लेयर्स, ये सारी क्वालिटी आपने जो देखा था वहीं का एक पार्ट बनकर आया है। मीजोडर्मल जो बीच में होती है वहां से ही टेस्टिज की उत्पत्ति हो जाती है, यानी टेस्टिज का जन्म होता है, वृषण का जन्म होता है। और तो और ये साइज जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होती है, चौड़ी होती है। आप इधर देखिएगा सापेक्ष लिखा हुआ है। और मैं टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पर ये वर्क डन भी करेगा। इससे कम का टेम्परेचर तो होना ही नहीं चाहिए। इससे कम रहेगा चलेगा, इससे अधिक हो जाएगा माय डियर तो नहीं चल पाएगा। समझना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा ये क्या काम कर रही है यहाँ पर, तो सारी बात समझ में आ गई भाई। अब अंदर की, इसके अंदर की बात अपन करें कि ये टेस्टिज के अंदर की प्रॉब्लम, जहाँ स्पर्म बनता है, जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उस क्वालिटी को भी तो अपने को समझना पड़ेगा ना यार। आखिर उस क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी में भी क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा अपने को। और यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है, ये फाइनली स्ट्रक्चर टेस्टिज का ही है। टेस्टिज यानी वृषण का ही है। मैं लिख दूं वृषण संरचना, वृषण संरचना जिसे हम टेस्टिज स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। अब फाइनली आपको मैं बता दे रहा हूं, ये जो आप 2 लेयर्स देख रहे हैं बाहरी तरफ से, इसको हम ट्यूनिका वेजिनलिस बोल देते हैं। ये लेयर्स हैं किसकी, टेस्टिज की। अभी मैं वृषण कोश के टेस्ट लेयर्स को बताया पिछले क्लास में, अब मैं वृषण की ही को लेयर को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लेयर आप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये लेयर है, इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनलिस है। और इसके अंदर सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस होती है, उसके अंदर की जो लेयर्स होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। और फाइनली उसके अंदर जो होता है यहाँ पर वो होता है ट्यूनिका वैस्कुलरी, ये रक्तवाहिनी। थोड़ा सा इसमें ब्लड का वेसल्स भी चलता है, इसमें ब्लड का भी सर्कुलेशन होता है, इसीलिए सर्कुलेटरी, इसको भी सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी का नाम दिया गया है। मजे की तो बात यह है, यहाँ पर समझने की क्वालिटी यह है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं
ये जो परतें हैं ये वाली, ये हमारा टेस्टीज का ही पार्ट पूरा बना हुआ है। और सही बात तो ये है कि यहाँ पर जो है ये लोब्स हैं, इससे टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। मैंने कहीं लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, टेस्टिकुलर लोब्स है। और ये टेस्टिकुलर लोब्स 250 होते हैं। जितने भी ह्यूमन्स होते हैं, जितने भी मैंस होते हैं, उन सब पर्सन्स में टेस्टिकुलर लोब्स जो होता है, प्रत्येक टेस्टीज में जो टेस्टिकुलर लोब्स होता है वो 250 तक होता है। ये हमारी एनसीईआरटी ने प्रूफ कर दिया है, ये हमारी एनसीईआरटी ने साफ साफ सुनहरे अक्षरों में बता दिया है कि जो टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं वो 250 तक होते हैं प्रत्येक टेस्टीज में। समझ रहे हैं? और क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मिल पा रही है, और ये सेमनीफेरस, इसी के अंदर जो 1 से लेकर 3 तक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं जो बहुत ही घने कार नली के रूप में होते हैं माय डियर। यहाँ देखना, कहीं 2 कहीं 3 ये नली है। 1 से लेकर 3 घनाकार या नली है, इसको नली का नाम दे ही देते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ नली है, और ये टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना जो कटी हुई बीच में है, इसको हम कहीं ना कहीं इसका नाम ट्यूबली रेक्टी नाम देते हैं, ट्यूबली रेक्टी। और यहाँ से जो ये देख रहे हैं ये वाली संरचना, इसको हम रेटेड, ये फाइनली जो आपको ये लकीरें दिखाई दे रही हैं माय डियर, ये वाली जो लकीरें दिखाई दे रही हैं, इसको हम ट्यूबलिक रेक्टी का नाम देते हैं। और साथ के साथ ये जो आपको जाल असतनुमा दिख रही है ना, जाल की तरह, ये जो जाल की तरह संरचना आपको दिखाई दे रही है माय डियर, इसको कहते हैं रेड टेस्टीज, जिसे वृषण जाल का भी नाम अपन दे देते हैं। और यहाँ जो आपको लकीरें दिखाई दे रही हैं, लकीर नहीं, एक नली है, ट्यूब है, इसी में तो स्पर्म जाएगा, अभी बता रहा हूँ आपको। ये जो चीज़ें हैं इसको वैसा इन्फ्रेशिया का नाम देते हैं, जिसे हिंदी में शुक्रवाहिका का नाम कहते हैं। शुक्रवाहिका, वाहिका, शुक्रवाहिका कहते हैं इसको माय डियर। इसको शुक्र जनन नली कहते हैं, शुक्र जनन नली का नाम देते हैं माय डियर, इसको शुक्र जनन नली का नाम देते हैं। इसको वृषण जाल कहते हैं, हिंदी भाषा में वृषण जाल का नाम देते हैं, इसको वृषण जाल कह देते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्स होता है, और बाकी आपको समझ में आ ही गया है। और यहाँ अब फाइनली यहाँ से हमारा स्पर्म जो है, मैं बता दूँ फिर से, मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये ट्यूनिका वेजिनलिस होता है। इसके अंदर की जो लेयर्स होती है, यानी हमारे टेस्टिज की फर्स्ट ये सेकंड जो लेयर होती है एल्बुजिनिया का काम करती है। और जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं अंदर, ये वाली परत, इसको तो हम ट्यूनिका वेस्कुलरी कहते हैं। इसके अंदर जो गोला गोला है ये लोब्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स बोलते हैं, जो कि 250 तक होता है। और एक टेस्टिकुलर लोब्स में 1 से लेकर 3 तक क्या होती, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, जिसे शुक्रजनक नली का नाम देते हैं। ये भी एक प्रकार की नली है जहां से स्पर्म बहने की प्रोबेबिलिटी होती है। मेरी बात समझे ना? उसके बाद प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, ये जो आपको ये वाली ये लकीरें जो अब सपोर्ट दैट, सबसे पहले स्पर्म बनता कहाँ है? सबसे पहले स्पर्म बनेगा शुक्रजनक नली सेमनीफेरस ट्यूबल्स में बनेगा। और सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बनने के बाद हमारा स्पर्म जो है ये आता है ये रेटेड ट्यूबलिक रेक्टी में। ये देख रहे हैं आप, ट्यूबलिक रेक्टी में आता है। इसके बाद इसकी मदद से ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, आप देख पा रहे हैं पाइपलाइन, और इसी में से प्रवाहित होकर ये रेटेड टेस्टीज में चली जाती है। ये रेटेड टेस्टीज का मतलब होता है वृषण जाल। ये वृषण जाल में स्पर्म गया, हर जगह अपना बहुत तेजी से फ्लो करता है, यहाँ पूरा भर गया। और भरने के बाद ये भी एक पाइप है, इसका नाम हमने रख दिया वासा इन्फ्रेशिया, शुक्रवाहिका रख दिया। और यहाँ से फाइनली बह रहा, देख सकते हैं आप, यहाँ से बहेगा तो ये इस पर आ गया, जिसे हम ये पूरे को हम कहते हैं एपिडिडमिस, AEPIDIDYMIS, एपिडिडमिस को अधिवृषण का नाम देते हैं। अधिवृषण है ये पूरा टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अधिवृषण है, जिसमें 3 पार्ट आते हैं, मेजर पार्ट 3 पार्ट आएंगे। और 3 पार्ट में कैपूट आता है, कार्पस आता है, कॉर्डा आता है। कैपूट यानी हेड जहाँ यहाँ पर स्टोर होता है किस चीज़ का? स्पर्म का। यहाँ स्पर्म का स्टोर होता है, यहाँ स्पर्म इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होता है स्पर्म। और फिर इसके बाद यहाँ पर कार्पस, बॉडी यानी कॉर्पस पर आकर के फ्लो में आ जाता है, गमन करता है, यानी फ्लोलेशन में चलता है। और उसी के नीचे आता है तो कार्डा में आ जाता है, टेल। और इसके बाद फाइनली चला जाता है वीडी को हम कहते हैं वासा डिफरेंस, DEFERENC, डिफरेंस का नाम देते हैं वासा डिफरेंस शुक्रवाहिक, इसको नाम देते हैं शुक्रवाहक का नाम देते हैं माय डियर।
ये शुक्रवाहक है। अब फाइनली आप समझते रहना, यहाँ से स्पर्म इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से स्पर्म इस तरीके से फ्लो करेगा और इस तरीके से फ्लो करते 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 ऊपर जाता है। यही चीज़ वासा डिफरेंस ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर मूत्राशय के पार्ट से जब नीचे आता है ना, तो वहाँ एक सेमिनल वेसिकल्स मिलती है, एक नली मिलती है। जैसे ही माय डियर मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जैसे ही वीडी सेमिनल वेसिकल से टकराता है, सेमिनल वेसिकल से टकराएगा, एक नली का निर्माण होगा जिसे इजैकुलेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी कहते हैं इसको। इजैकुलेटरी का मतलब स्खलन नली का निर्माण हो जाता है और तभी फाइनली मैं बता दूं, तभी ही स्पर्म जो है सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही बदलेगा वैसे स्पर्म सीमेन में बदल जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो वासा डिफरेंस है ना, इसमें अभी स्पर्म जो है अभी सीमेन में नहीं कन्वर्ट हुआ है। मैं बता रहा हूं कि जैसे ही स्खलन नली जैसे ही वहां पर जाता है, शुक्रजनक नली या यूँ बोल दीजिए आप कि सेमाइनल वेसिकल्स, जो सेमाइनल ग्लैंड्स होती है, जैसे उसमें टकराता है तो उसको फ्रक्टोज मिलता है। उसको फ्रक्टोज मिलते ही वो किस चीज़ में बदल जाता है? स्पर्म। मैं बता दूं सीमेन बनाने के लिए तो यहाँ पर सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं सीमेन का काम कर देते हैं, सीमेन बना देते हैं। अब फाइनली बना सीमेन पहले नहीं था, लेकिन अब फाइनली वो सीमेन बन चुका है। लेकिन सीमेन बनाने के लिए प्रोसेस क्या लागू हुआ? सेमाइनल प्लाज्मा मिला और स्पर्म मिला। सेमाइनल प्लाज्मा में होता क्या है माय डियर? क्या होता है उसमें? फ्रक्टोज मिलते हैं और तो और वो क्षारी होता है, 1 पेयर्स होते हैं, क्वालिटी उसमें एंजाइम्स भी मिलता है और तो और सीमेन का कम से कम 60 से 70% पार्ट में पार्टिसिपेट भी करता है। उसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स या सेमाइनल ग्लैंड का नाम देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर, इस तरीके से ये चीज़ें बन रही हैं फाइनली। अब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके की रोटेशन हो रहा है। अभी हम सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम फाइनली आपको समझाएंगे कि सेमाइनल वेसिकल बनता कैसे है। चला समझ रहे हैं? इसके पहले मैं बता दूं स्पर्म का रोटेशन कहाँ कहाँ हो जाता है। यहाँ मैं मिटाकर बता दूं आपको, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पाथ ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणुओं के चलने का मार्ग क्या होता है। ठीक है, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। ओके ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं एक चीज़ बना दे रहा हूँ आपको ताकि जानकारी के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। पाथ ऑफ स्पर्म, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दूंगा। स्पर्म जिसे हम कहते हैं शुक्राणुओं का मार्ग, शुक्राणुओं का मार्ग यानी कैसे कैसे शुक्राणु चलता है, कैसे कैसे चलता है और कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। फाइनली इस चीज़ के बारे में अपन रिसर्चेबल कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। आई विल मोस्ट कॉमनली इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यही हम समझते हैं कि सबसे पहले स्पर्म बनता कहाँ है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स में। यहाँ इकट्ठे लिख लेते हैं, नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा इसको माय डियर। नोट्स में इसको डाउन कीजिएगा। सेमनीफेरस सेमनीफेरस ट्यूबल्स में से कहाँ जाता है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स हमारा जो स्पर्म होता है इससे यहाँ पर आता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? ट्यूबली रेक्टी बोलते हैं इसको। ट्यूबली रेक्टी के बाद किधर जाता है हमारा स्पर्म? ट्यूबली रेक्टी के बाद ये चीज़, ये देख रहे हैं आप, फाइनल रेटेस्टीज में पहुंच जाता है। रेटेस्टीज के बाद हमारा स्पर्म कहाँ जाता है माय डियर? उसके बाद रेटेस्टीज के बाद हमारा स्पर्म जाता है इस पर जिसे हम वासा इनफ्रेशिया का नाम देते हैं। वैस इनफ्रेशिया
EFFERENTIA, वॉसा इन्फ्रेशिया, हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूँ, अभी रुक जाओ। उसके बाद हमारा स्पर्म कहाँ जाता है? वॉसा इन्फ्रेशिया। वॉसा इन्फ्रेशिया के बाद हमारा एपिडिडमिस, EPIDIDYMIS, एपिडिडमिस जाता है। एपिडिडमिस में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होता है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जानकारी के लिए। यहाँ पर मैं कैप्यूट लिख दे रहा हूँ, कैपूट। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कार्पस। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ काड़ा। काड़ा ये होता है हेड पर, और ये होता है बॉडी पर, और ये मेरा माय डियर ये कहाँ पर होता है? ये टेल पर होता है, पूछ जिसे बोलते हैं, ये टेल पर होता है। फाइनली आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इधर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, एपिडिडमिस के बाद वॉइस डिफरेंस में गया है, वीडी वॉइस वॉसा डिफरेंस, वॉसा डिफरेंस में गया है। वॉसा डिफरेंस के बाद माय डियर ध्यान से समझिएगा, वॉसा डिफरेंस के बाद हमारा स्पर्म कहाँ फ्लो कर रहा है? अब वॉसा डिफरेंस जब स्क्लन वहाँ से सेमाइनल उससे मिलता है तो कहीं ना कहीं इजैकुलेटरी इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर अटकेगा और यहाँ पर बनेगा तब जब वीडी और प्लस का मिलेंगे, वीडी और एसवी मिलेगा। एसवी का फुल नाम मैं बता दूं आपको, एसवी का फुल नाम होता है माय डियर सेमाइनल वेसिकल्स। उसके बाद कहाँ जाता है ये जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनली हमारा कहाँ चला जाता है? यूरेथ्रा में, URETHRA, यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा के बाद कहाँ जाता है? यूरेथ्रल मिएटस में चला जाता है। यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस में चला जाता है। ठीक है, यूरेथ्रल मिएटस के बाद बाहर चला जाता है। पेनिस है, यहाँ पर आ गया, यूरेथ्रल है, मूत्राशय है। ठीक है, और इजैकुलेटरी को हिंदी भाषा में स्खलन नली का नाम देते हैं, और वैसा डिफरेंस को हिंदी भाषा में शुक्रवाहिका नहीं शुक्रवाहक का नाम देते हैं, शुक्रवाहक का नाम देते हैं। और एपिडिडमिस को अधिवृषण कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, अधिवृषण का नाम देते हैं। और तो वासा इन्फ्रेशिया को शुक्रवाहिका बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, शुक्रवाहिका। और रेड टेस्टिज को वृषण जाल बोलते हैं, वृषण जाल का नाम देते हैं। और ट्यूबली रेक्टी का मतलब क्या होता है? ये भी एक नली है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूबल्स को शुक्रजनन नली, ठीक है, ये होती है। फाइनली आपको एक बात ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पर माय डियर, ताकि आप भी समझ जाएं, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये है जो पाथ ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का मार्ग, यानी शुक्राणु हमारे टेस्टीज से लेकर हमारे मूत्राशय तक का सफ़र उनका कैसा होता है, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूबल्स में बनता है, यहाँ मैं फाइनली दिखा दिया था कि इसी में से कैसे प्रोसेस बन रहा है और कहाँ कहाँ जाता है वो चीज़। ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। कंपटीशन एग्जाम में मैं बता दूं कि इस चीज़ को डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है माय डियर। आप यहाँ मैं साइड में हो जा रहा हूँ। सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बाद ट्यूबलिक रेक्टी में जाता है हमारा ही स्पर्म, रेटेड टेस्टीज में जाता है, उसके बाद वॉइस इन्फ्रेशिया में जाता है, उसके बाद एपिडिडमिस, एपिडिडमिस को अधिवृषण भी कहते हैं। ये 3 पार्ट मेजर हो जाता है, कैपूट, कार्पस, काड़ा, और इसके बाद जाता है वॉसा डिफरेंस जिसे शुक्रवाहक कहते हैं। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है जिसे हम स्खलन नली का नाम देते हैं। ये स्खलन नली बनती कैसे है? ये वीडी प्लस एसवी, वीडी का मतलब होता है वॉसा डिफरेंस जिसे शुक्रवाहक हम बोलते हैं, और एसवी का मतलब होता है, एसपी का मतलब सेमाइनल वेसिकल्स, हिंदी भाषा में शुक्राशय बोलते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो एक स्खलन नली बनेगी। और अब यहीं पर फाइनल ये किस में बदल जाता है? फाइनल सीमेन, सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सीमेन फिर यूरेथ्रा पर जाएगा। यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मिएटस में जाएगा जिसे शिश्नमुंड का भी नाम देते हैं, पेनिस ग्लैंड का नाम देते हैं, जो आगे हम इसकी स्ट्रक्चर की भी बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे प्रकार से, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू इस चीज़ को करते हैं। और एक चीज़ और इसमें बताना है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लिया।
यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अभी अभी हमने टेस्टीज को लेकर जो प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया था, जो टेस्टीज को लेकर मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, और टेस्टीज के ही अंदर एक नाम मैं बार बार ले रहा था कि सेमनीफेरस ट्यूबल चिल्ला रहा था, याद आएगा आपको? सेमनीफेरस ट्यूबल जिसे शुक्रजनन नली भी कहते हैं, बस उसी को काटा हूँ और काट कर उसके अंदर की संरचना के बारे में बताऊंगा। अब ये फाइनली आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि यार इस पर बनता कैसे है। सबसे बड़ा सवाल इस पर बनता कैसे है, इस चीज़ को जानना है अपने को। बेटर और इम्पॉर्टेंट थिंकिंग है, बट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को भी जानना। ध्यान से समझिएगा, ये स्ट्रक्चर है, मैंने स्कॉट के स्ट्रक्चर को ले लिया है। ये सबसे ऊपर एक परत होती है जिसे ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। ये जर्मिनल एपिथीलियम होती, मैंने लिखा नहीं हो यहाँ पर, ये जर्मिनल एपिथीलियम होती है। सारा खेल तो यही है, जर्मिनल एपिथीलियम्स होती हैं। और ये स्ट्रक्चर है, ये ब्लड वेसल्स का काम करती है। ये जो छोटे इनके बीच में यहाँ भी हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो जगह है इंटरस्टिशियल बोलते हैं या लीडिंग सेल बोलते हैं। मैं यहाँ लिख दिया हूँ लीडिंग सेल बोलो, चाहे इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं क्योंकि खाली जगह है यहाँ पर। अभी बताता हूँ इसका बड़ा रोल क्या है। अब माय डियर मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर स्पर्म है, डेवलपिंग स्पर्म है, ये तो बात ही बात है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ जो मुझे समझना है या मुझे जो समझाना है वो क्या है, मजे की बात। यहाँ पर मेन मकसद ये है कि जो जर्मिनल एपिथीलियम से सब कुछ बढ़िया है, ये जो लीडिंग सेल है ना, बीच बीच में लीडिंग सेल्स होती हैं, शुक्रजनक नलिका के अंदर ही लीडिंग सेल्स होती हैं माय डियर। और तो और लीडिंग सेल में अब जैसे ही हमारी एज, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे ही हमारी अवस्था यूथ में आ जाती है, 12 से लेकर 14 ईयर्स के जैसे ही हो जाते हैं हम लोग। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल के लिए, फीमेल के लिए अभी बातें नहीं कर रहा हूँ। फीमेल के लिए जब बात करेंगे तो क्वालिटी भी देंगे ना। मेल के लिए बात है तो 12 से 13 साल की अवस्था होते ही हम में न जाने एक यूथ की अवस्था आ जाती है जिसे हम यौनवा अवस्था कहते हैं। यौनवा का मतलब जवानी की अवस्था। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से एक जीएनआरएच हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करेगा, एक ये और एक ये हार्मोन, और एक हार्मोन और रिलीज करता है FSH, एक LH, ल्यूटिनिंग हार्मोन्स होता है, और फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। अभी इसके बारे में जिक्र बात करेंगे। ये जो होता है, ये हमारे ये FSH जो होता है, ये पोषण देता है। पोषण देने का काम इसका होता है। अभी मैं बताऊंगा किसको पोषण देता है ना, ये भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अंदर के मटेरियल्स हैं, मैं 2 बार समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नजर हटली दुर्घटना घटेगी माय डियर। आप इस चीज को जितना ज्यादा डीप में समझेंगे, मैं कहता हूं बायोलॉजी एक समुद्र है, उसमें जितना अंदर आप जाओगे उतने ही अच्छे मछलियों को देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। तो आप इसके अंदर, मैं आपको अभी बाहरी संरचना दिखाया, अब उसके अंदर की संरचना दिखा रहा हूं ताकि आपको एक गजब का फील आ जाए और आप एक अच्छे प्रकार के लेबिलिटी को समझ पाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने पहले शुरू में बार वृषण टेस्टिज का नाम लिया। उसमें मैंने शुक्रजनन नलिका के बारे में बताया कि सबसे पहले साला इसी में स्पर्म गिरता है, इसी में जाता है। स्पर्मेटो सेमिनाइनल वेसिकल्स में ही जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अब उसी को मैंने काट लिया, काट कर छोटी संरचना थी, बहुत छोटा था, इसमें नली है, ढेर सारी नलिकाएं हैं। अब इसी में मैं फाइनली देख रहा हूँ बन कहाँ रहा है। उसी के अंदर जब मैंने देखा तो जर्मिनल एपिथीलियम भी थी, एक लेयर्स था उसके अंदर, और एक जर्मिनल एपिथीलियम था, ट्यूनिका प्रोपरिया थी। ये सारी प्रॉब्लम घटनाएं घट रही थी। और जब मैंने देखा एक बच्चे में 12 से 14 वर्ष होते ही, एक मेल में, उसके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है GnRH, गोनेड्रोपिन रिलीज हार्मोन, गोनेड्रोपिन रिलीज हार्मोन्स। और ये गोनेड्रोपिन रिलीज हार्मोन्स क्या निकालेगा अपने अंदर से? LH FSH। LH क्या काम करता है माय डियर? ये जो लीडिंग सेल्स हैं इसको टॉर्चर करेगा, बार बार पुश करेगा, धक्का देगा। ये लीडिंग सेल बेचारा परेशान हो जाता है, और परेशान होकर अपने अंदर से एक हार्मोन ये भी रिलीज करेगा, और जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन। याद रखना, मेल में हार्मोन जो रिलीज होता है उसी का नाम है एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन।
ये है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ये निकला कैसे? लीडिंग सेल ने निकाला। लेकिन लीडिंग सेल निकाला क्यों? क्योंकि एलएच ने उसको पुश किया, धक्का दिया। लेकिन एलएच के भी ऊपर कोई था, जीएनआरएच था, वो पुश किया। लेकिन जीएनआरएच डिस्टर्ब कैसे हुआ? ये डिस्टर्बेंस आया कहाँ से? क्योंकि एक अवस्था आ गई, एक एज आ गई जिसमें होती है, जिसमें क्या एज होती है? 12 से लेकर 14 साल तक। 12 से लेकर 14 साल की एज में मैं बता दूं, ये हार्मोन निकलना तय है। इन हार्मोन के निकले बिना स्पर्म साला बनेगा ही नहीं। जब तक ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तब तक स्पर्म बनेगा नहीं। और आप तो जानते हो स्पर्म बनेगा नहीं तो जनसंख्या में विस्फोट कैसे हो गया, जनसंख्या वृद्धि कैसे करेगी, हमारे देश की जनसंख्या में इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन को बनाना है, बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं स्पर्म को तो बनाना पड़ेगा ना बाबू। और स्पर्म बनता तभी है जब, समझ रहे हो, जब एज आती है। ऐसे नहीं बन जाएगा। 5 साल के बच्चे में अभी कहा जाए कि क्या इसमें स्पर्म बन सकता है? एक बार ऐसे ही क्वेश्चन एक कॉम्पिटिशन में पूछ लिया था यार कि 5 साल की एज में या 5 साल के बच्चे में उसमें एक यहाँ पर जेनेटिक वेरिटिकल में जो यहाँ पेनिस वगैरह वहाँ पर एक खुजखली हो गई थी स्पर्म की वजह से, तो क्या पॉसिबल था? नहीं। उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। जब तक बंदा 10, 12, 11 साल के नहीं हो जाता तब तक उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ आया, इसको पुश किया, इसको पुश करने के बाद एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन निकला। आप खतरनाक कहानी। ये जो एंड्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है, ये हार्मोन यहाँ से सीधे पुश करता है। यहाँ देखिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम के ही अंदर स्पर्मेटोगोनिया होती है माय डियर, जिसे हम स्पर्म मदर सेल का नाम देते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, जिसे स्पर्म मदर सेल कहते हैं, उसको टॉर्चर कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। ये साला इसको पुश करेगा और जैसे ये पुश हुआ वैसे ही अपने अंदर से क्या बनाएगा? स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देगा माय डियर। वैसे ही ये स्पर्म मदर सेल अपने अंदर से स्पर्म बनाना शुरू ही कर देता है, स्पर्मेटिड बनाएगा। अब 4-5 टाइप के हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगा। जब स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे आगे तो वहाँ डिटेल जिक्र करेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा सा इन्फो मैं दे रहा हूँ कि तब जाकर स्पर्म बनता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। हमारे टेस्टिज में स्पर्म ऐसे ही नहीं बनता, इसका सबसे बड़ा रोल एक्ट यहाँ करता है साला। आप हमारी बात को बहुत अच्छे प्रकार से पकड़ रहे होंगे। मैं आपको एक अंदर घसोड़ दिया हूँ जहाँ आपके दिमाग ने उस चीज़ को पकड़ रहा है जहाँ से हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को जान करके। अब फाइनली एक बात तो पक्की है कि आपको समझ में आ गया स्पर्म हमारे शरीर के अंदर, वृषण के अंदर बनता कैसे है। अब ये स्पर्म कहाँ जाएगा जानते हो? ये स्पर्म शुक्रजन नली है ऊपर वाली, शुक्रजन नली में जाएगा। और शुक्रजन नली में जाएगा तो शुक्रजन नली में गया सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, फिर ट्यूबुलर रेक्टी में आएगा और ट्यूबुलर रेक्टेटेस्टिज में जाए, वृषण जाल में चला गया और वृषण जाल वासा इन्फ्रेशिया में गया, फिर एपिडिडिमिस में गया, फिर कुछ यहाँ पर रुका और उसके बाद वासा डिफरेंस में आया, फिर उसके बाद वासा डिफरेंस जैसे ही, अभी तक तो स्पर्म था लेकिन अब सीमेन में चेंज होगा ना माय डियर। सीमेन में बदलेगा तो जरूर, और सीमेन में बदलने के लिए उसको कुछ ना कुछ मटेरियल से चाहिए। क्या क्या चाहिए उसको? 3 ग्लैंड मिलती हैं जिसमें सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर की ग्लैंड होती है। तीनों ग्लैंड मिलती है तब जा करके वो स्पर्म सीमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद यूरेथ्रल पर जाता है, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मेटस में जा करके इस कहानी को कर देता है कंप्लीट। उसके बाद बाहर निकलता है, फिर वेजाइना वाले पार्ट में जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर फैलोपियन ट्यूब बनेगी। फैलोपियन ट्यूब के बाद कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी, फीमेल प्रेग्नेंट होगी। प्रेग्नेंट के बाद एक 8 से 9 महीने में एक बेबी का निर्माण हो जाता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। इसकी साइकोलॉजी यहाँ पर है, इसकी सेटअप यहाँ पर है। अगर साला ये न निकलता तो क्या बेबी बनने की पॉसिबिलिटी थी? क्या बच्चा पैदा होने की चांसेस था? इट इज फॉर इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल था, लेकिन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तो ये मुझे समझ में आया, अच्छा लग गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आज के टॉपिक को एक लास्ट लेक्चर के साथ समाप्त कर दूंगा। लास्ट लेक्चर क्या है जरूर आप समझिएगा। लास्ट लेक्चर है मेरा अब सीमेन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ग्लैंड्स की संरचना, ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा आपको, ताकि आप भी जाने कि उसकी एक क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो सकत है। इधर मैं मीट रहा हूँ, मीट कर आपको जगह नहीं है इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और मैं आपको इसके आगे की चीज़ें वैल्यूएबल कर रहा हूँ, क्या बताऊँगा ध्यान से समझिएगा।
इस चीज़ को हटा रहा हूँ, इसी पर मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ अगला कॉन्सेप्ट। मेजर 3 टॉपिक हैं। अब फील कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं बना नहीं रहा हूँ पूरी तरीके से, मैं ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक होता है, एक यहाँ पर हो जाता है, और एक यहाँ पर होता है। इसको आप फील कीजिएगा, सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल मतलब होता है सेमिनल ग्लैंड, या बोल दीजिए सेमिनल ग्लैंड को शुक्रजनन ग्रंथि बोलते हैं। इस चीज़ को प्रोस्टेट बोल दीजिए, प्रोस्टेट। और इस चीज़ को आप बोल दीजिए काउपर ग्लैंड, ठीक है। इन तीनों की बात अपन करेंगे। एक आप इमेज बनाइएगा अपने दिमाग में, पूरी संरचना बनाऊंगा तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। ये आपका शिश्न है जिसे हम पेनिस का नाम देते हैं, ठीक है। ये पूरा पेनिस है, स्ट्रक्चर में नहीं बनाया हूँ, एक तहत से मैं समझा रहा हूँ कहाँ सेमिनल ग्लैंड्स होता है, कहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, और कहाँ काउपर की ग्लैंड होती है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। इसके बाद अपन समझेंगे कि व्हाट इज द रीजन, क्या थी। अभी आप समझिए मूत्राशय है, ठीक है। ये हमारा पेल्विक क्षेत्र है, जिसे पेल्विक क्षेत्र बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं से स्पर्म, देखो ऐसे स्पर्म जाता है, ये वीडी है, मान लीजिए ये वीडी है, ये ऐसे स्पर्म जाता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, देख रहे हैं आप, कनेक्टिविटी लगाएगा ऐसे ही। बट अभी मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर होती है सेमिनल ग्लैंड, यहाँ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ होता है काउपर ग्लैंड। आप सपोर्ट कीजिएगा, ये 1 पेयर होती है, ये 1 पेयर भी होती है, ये भी 1 पेयर होती है। लेकिन माय डियर ये अनपेयर होता है। ये क्या होता है? अनपेयर होता है, इसमें कोई पेयर नहीं होता है। ये एकल होती है, ये भी एकल होती, लेकिन ये अनपेयर होता है। ये युग्मिक होती है, युग्मित हिंदी में बोले तो युग्मित, यो भी युग्मित, और ये बोले तो एकल होता है। समझिएगा यहाँ पर पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएटेड नहीं करूँगा, एक एक चीज़ को मैं लिख दूँ तो ताकि आप भी नोट बनाकर चल रहे होंगे, तो नोट डाउन करते चलिए हमारे साथ। क्या नोट डाउन करेंगे? पहला ही टॉपिक है सेमिनल। यहाँ मैं तीनों लगा दे रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक है सेमिनल ग्लैंड, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा माय डियर क्या होने वाला है? तीसरा हमारा होने वाला काउपर ग्लैंड। ध्यान से समझना तीनों बात में। इसको बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, इसको सेमिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, वेसिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तीनों में मेजर में डिफरेंट बता दूं क्या क्या होता है, जो तीनों एक साथ। चलिए पहली बात तो सेमिनल वेसिकल्स में यह छारी होता है, यह चिपचिपा एंड छारी होता है। यह भी छारी होता है, यह भी छारी होता है। ध्यान से समझिएगा। और ये कैसा होता है? यह हल्का अम्लीय होता है, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। इसमें पीएच की वैल्यू जो होती है माय डियर, इसमें पीएच की वैल्यू 7.4 होता है। पीएच की जो मान होता है 7.4, इसमें पीएच की वैल्यू जो होती है 6.4 होता है, और इसमें जो पीएच की वैल्यू होती है वो 7.4 होता है। मतलब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। इसमें फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज एक एनर्जी है, फ्रक्टोज मिलता है। और इसमें प्रोटिस्टा ग्लैंड नाम की एंजाइम भी मिलती है, प्रोटिस्टा ग्लैंड एंजाइम, प्रोटिस्टा ग्लैंडिन एंजाइम मिलती है। इसमें प्रोटिस्टा ग्लैंडिन एंजाइम होता है, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी पॉइंट को, ये पॉइंट है, ये पॉइंट स्टार लगा दे रहा हूँ। प्रोटिस्टा ग्लैंड एंजाइम भी मिलती है, ठीक है। और तो और सबसे बेटर इंपॉर्टेंट है कि सीमेन का 60 से 70% पार्ट बनाता है माय डियर।
60 से 70% पार्ट बनाने का काम हिस्सा तो यही ले लेता है। ये होती सेमिनल वेसिकल्स के काम होते हैं, ठीक है, ये पूरे सेमिनल वेसिकल्स के काम होते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ ये दुधिया कलर होता है, यह दुधिया यानी मिल जैसा द्रव होता है, ये मिल्क जैसा द्रव होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मेजर पॉइंट मैं बता दूँ वो आपके लिए जानकारी के लिए। मेजर पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें ये पोषण देने का काम करता है, पोषण देता है। ये पोषण देता है किस चीज को माय डियर? पोषण देता है स्पर्म को पोषण देने का काम करता है। और ये क्या होता है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। साथ के साथ मैं बता दूं कि काउपर ग्लैंड जो होता है इसके ना रहने से कितना बड़ा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यह अम्लीयता को नष्ट कर देता है। यह अम्लीयता को नष्ट कर देता है। मैथुन के समय चिकनाहट लाता है पेनिस में। मैथुन के समय पेनिस में चिकनाहट लाता है, ठीक है। इतनी बात आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इन बातों को समझिए क्योंकि इन्हीं से ही बनती है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो होता है ये 15 से 30% पार्ट बनाता है सीमेन का या स्पर्म का सीमेन का मैं बोलता हूँ सीमेन का 15 से 30% पार्ट बनाएगा। और ये जो होता है सीमेन का जो है 5 से 10% पार्ट बनाता है, ठीक है। 5 से 10% ये काउपर ग्लैंड बनाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन 15 से 30% बनाएगा। और ये जो होता है सीमेन का 60 से 70% पार्ट बनाता है। आप देख लीजिए ये सेमिनल ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये काउपर ग्लैंड है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ में। और तो और यहीं से भी 2020 में 3 क्वेश्चन मेजर इससे पूछे गए थे। आप याद रखिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठा लेता है। कभी कभी तो क्षारी पूछ लेता है, कौन क्षारी होता है कौन अम्लीय होता है। कभी कभी ये पूछता है इसमें फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है, एंजाइम किसमें मिलता है, आखिर इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है। और तो और इसका सबसे बड़ा वर्क है, अगर ये ना रहेगा तो साला स्पर्म तो वहीं हमारे यूरेथ्रल में ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यूरेथ्रल